नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है बेशरम। बहू रात के 11 बज रहे हैं। रोहन अब तक घर नहीं आया और तू चैन से बैठी हुई है। कैसी पत्नी है, अपने पति को संभाल कर रखा भी नहीं जाता। उसे फोन करके पूछ तो सही कि कहाँ है और कितनी देर लगेगी उसे आने में। बिमला जी अपनी बहू मधु को डांटते हुए बोली, मुझसे ये क्या पूछ रही हो माँ जी? आपका बेटा है, कोई छोटा बच्चा तो नहीं है कि यहाँ वहाँ गुम हो जाएगा। वो बेटे आपके हैं, आप ही फोन लगाकर पूछ लीजिए कि वो कहाँ रह गया। मधु ने बेपरवाही के साथ जवाब दिया, हाँ तो मैं माँ हूँ ना, मैं तो फोन करके पूछूंगी कि वो कहाँ रह गया। लेकिन पत्नी होने के नाते तेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है या नहीं कि तुझे यहाँ पूजा करने के लिए लेकर आए हैं। बिमला जी पलट कर जवाब दिया। इस बार मधु ने कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए बिमला जी मुनमुनाते हुए अपने कमरे में आ गई और मोबाइल लेकर रोहन को फोन लगाने लगी। लेकिन रोहन ने फोन उठाया नहीं। ये रोहन भी ना कभी भी टाइम से घर पे नहीं आता, पता नहीं क्यों मेरी जान जलाते रहता है। सोचा था बहू आने से बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर नहीं, यहाँ तो बहू भी उसकी जैसी आई है। पति से कोई लेना देना तो है नहीं उसे। अरे पत्नियां तो अपने पति को बांध कर रखती है, और इसे देखो तो अब रोहन को कैसे सुधार नहीं पाई। बड़बड़ाते हुए बिमला जी वापस आई तो देखा मधु अपने कमरे में जाके सो चुकी थी। वो भी उसके कमरे की तरफ गई और धीरे से खोलकर देखा तो वो सो चुकी थी। बिमला जी वापस हॉल में आ गई। कैसी औरत है ये, पति अब तक घर नहीं आया और उसे नींद आ रही है, बेशरम कहीं की। बिमला जी ने फिर से रोहन को फोन ट्राई किया, लेकिन रोहन ने एक बार भी फोन रिसीव नहीं किया। आखिर वो थक हार कर वही हॉल में सोफे पे बैठ गई। रात को 12 बजकर घर की बेल बजी। भाग कर दरवाजा खोला तो बाहर रोहन नशे की हालत में खड़े देखा। वो खुद को संभाल भी नहीं पा रहा था। आखिर बिमला जी उसे सहारे देकर जैसे तैसे घर में लेकर आई और सोफे पे बिठा दिया। कहते हैं बेटा बुढ़ापे भी लाठी होता है। इस बुढ़ापे में तुझे मुझे सहारा देना चाहिए और यहाँ मैं तुझे सहारा देता हूँ। अरे कुछ तो शर्म कर, कब तक यूं ही परेशान करता रहेगा? बिमला जी उसे डांटते हुए बोली, लेकिन उसे होश हो तब न वो कोई जवाब दे। आखिर नशे की हालत में जब वो सोफे पर उड़ गया तो बिमला जी ने वही छोड़कर अपने कमरे में आ गई। जब बीवी को कुछ परी ही नहीं है तो मैं भी क्या करूं? पहले एक ही खून पीता था, अब दो लोग मिलकर पीते हैं। मेरी तो जिंदगी ही खराब हो चुकी है। बरबराती हुई वो चादर तान कर सो गई। सुबह जब नींद खुली तो देखा हॉल में रोहन अभी तक सोया पड़ा था, जबकि मधु वही पास में डाइनिंग टेबल पर बैठी चाय पी रही थी। बिमला जी को देखते ही मधु ने पूछा, माँ जी आप चाय पियेंगी? उसे देखकर बिमला जी अपने हाथ जोड़ते हुए बोली, तू ही पी तेरी चाय, पति यहाँ नशे में पड़ा हुआ है और लोगों को तो खाना पीना दुश्वार हो जाता है। पर देखो हल्के से कैसे उतर रही है ये चाय। बिमला जी की बातें सुनकर मधु मुस्कुराते हुए बोली, क्या बात है माँ जी, आज तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही हो आप। भला मैं क्यों अपना खाना पीना बंद करूं? आपका बेटा इतने सालों से बिगड़ा हुआ था, आपने तो खाना पीना बंद नहीं किया, तो मुझसे उम्मीद क्यों कर रही हो? मधु की बातें सुनकर बिमला जी गुस्से से उसे घूरने लगी। उन्हें अपनी तरफ देखकर मधु बोली, माँ जी थोड़ी शांति बनाए रखिए, कहीं बीपी ना हाई हो जाए आपका। मैंने नाश्ता तैयार कर दिया है और दोपहर का खाना भी बनाकर रख चुकी हूँ। अभी शांति आ जाएगी साफ सफाई करने के लिए, तो आप उनसे साफ सफाई करवा लेना। और मैं जा रही हूँ अपने मायके अपनी माँ से मिलने, शाम तक वापस आ जाऊंगी। मधु अपनी सासू माँ से बोली, शाम को भी क्यों वापस आती है? वही रहना था। वैसे भी तेरा इस घर में होना ना होना एक ही बराबर है। जो अपने पति को संभाल नहीं सकती वो मेरा घर क्या संभालेगी? क्या बात कर रहे हो अभी माँ जी? वही रहने के लिए थोड़ी ना आपके बेटे से शादी की थी। बहू को तो ससुराल में ही होना चाहिए, यही तो संसार का नियम है। मधु फिर अपनी माँ जी से बोली। कहकर मधु वहाँ से रवाना हो गई। घर से कुछ दूरी पहुंचकर ऑटो को पकड़कर अपने मायके हो आ गई। ऑटो में बैठे बैठे उसे वो दिन याद आया जब वो इधर घर पे दुल्हन बनकर आई थी। कितने अरमान थे उसके, पर उसके अरमान उस समय धरसाई हो गई जब रोहन शराब के नशे में धुत होकर घर आया। शादी के ठीक दूसरे दिन उसके ये हरकतें उसकी हैरानी से बिमला जी की तरफ देखा तो बिमला जी ने बात को संभालते हुए कहा, अब बहू थोड़ी बहुत तो हर कोई पीता है, पर तुम आ गई हो ना, अब तुम संभाल लोगी, इसलिए तो उसकी शादी की है। सावित्री तो अपने पति का
जान यमराज से वापस लेकर आई थी। तुम्हें तो सिर्फ उसे सुधारना है। बिमला जी की बातें सुनकर मधु हैरान खड़ी थी। मतलब अपने बेटे को सुधारने के लिए उन्होंने उसकी जिंदगी का दाव लगा दिया। पूरी रात मधु के दिमाग में यही बात चलती रही। दूसरे दिन मधु पग फेरे के लिए गई तो मायके वाले भी यही जवाब दी, बेटा थोड़ी बहुत तो आजकल हर कोई पीता है, ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम इसे कैसे संभालती हो। एक पत्नी चाहे भी क्या भी नहीं कर सकती, और फिर इसके अलावा कोई कमी तो नहीं है। थोड़ा बहुत एडजस्ट करना सबको सीखना पड़ता है। पिता भी उसके साथ नहीं है। माँ को जरूर इतना कहा, बेटा जैसा भी हो अपना घर संभाल ले। अगर तू छोड़कर आई तो यहाँ तेरे भाई भौजाई रखेंगे, इसकी कोई गारंटी है क्या? जिन्होंने ये जानते कि तेरी शादी एक शराबी से करा दी, वो तुझे यहाँ रखेंगी, इसकी उम्मीद तुम मत कर। मधु को समझ में नहीं आया कि वो क्या करे, इसलिए चुपचाप वापस ससुराल आ गई। अब जब भी रोहन शराब पी कर आता तो मधु रोती, परेशान होती, पर बिमला जी को चैन की बांसुरी बजा होती। आखिर बेटी बहू को हाथ संभाल कर बेफिक्र हो चुकी थी। लेकिन अभी 2 महीने पहले ने रोहन ने शराब के नशे में मधु को जमकर पिटाई कर दी, सिर्फ इस कारण कि मधु ने उसे शराब पीने से रोका था। बिमला जी ने उसे मधु की कमी निकाल दी। हे भगवान, एक पति तक नहीं संभाल सकती, पूरा घर क्या संभालेगी? मैंने तो ये सोचकर अपने बेटी की शादी की थी कि घर में बहू आएगी, उसे सुधार देगी, लेकिन ये तो उल्टा उसे परेशान करने का काम करती है। अब तेरे सारे नाजो नखरे तो उठाता है, तेरे खर्चे उठाता है, फिर तू हर समय उसके पीछे पड़ी रहेगी तो हाथ नहीं उठाएगा तो बेचारा क्या करेगा? थोड़ा प्यार से संभाल। जब मायके वाले को कहा तो वो लोग भी हमदर्दी जताकर चले गए। भाभी तो तक ये कहकर चले गए कि पति नहीं संभाल सकती तो क्या कर लोगे तुम? दोबारा लौटने का सोचना भी मत। हम अपना देखे या तुम्हारा देखे, तुम्हारी माँ को रख रखा है, वही बड़ी बात है। सो मधु ने भी सोच लिया कि जब रहना ऐसे घर में है तो जिंदगी भर मार खाते तो रुकते नहीं, या फिर बेशरम हो जाए। अपना रास्ता खुद चुनो। मधु ने दूसरा रास्ता चुना। मधु धीरे धीरे बात समझ में आ गई कि रोहन उससे लड़ता झगड़ता तभी जब उसे शराब भी नशे में होता, वरना मधु से अच्छे से बात करता रहता था। इसलिए वो रोहन जब नशे में होता तो ज्यादा कुछ कहती भी नहीं थी। उसने 1-2 बार नौकरी लिए कहा तो बिमला जी ने हंगामा कर दिया। इसके बाद रोहन ने नशे की हालत में भी बिमला जी के कहने पे उसके साथ काफी गाली गलौज किया था। इसलिए उसने सामने उसकी नौकरी के लिए कहना ही छोड़ दिया। पर उसे नौकरी तो करनी ही थी, पढ़ी लिखी तो थी, आत्मनिर्भर उसे बनना ही था, पर आखिर बाहर कैसे जाए? इसलिए अक्सर मायके का नाम लेकर निकल जाती थी। कभी 1 सप्ताह पहले इंटरव्यू देके आई थी, वहां से कॉल आया था कि आज वही जा रही थी। वहां पहुंची तो उसकी नौकरी पक्की हो गई। उसने सारे जरूरी पेपर्स कर दिया। पूरे दूसरे दिन घर ज्वाइन करने के लिए कह दिया। जब वापस लौट आई तो रोहन ने होश में आ चुका था। बिमला जी गुस्से में बैठी उसे घूर रही थी। जैसे उसने घर में कदम रखा, बिमला जी बोली, आ गई महारानी अपने मायके से मिलकर। यहाँ सास और पति भूखे बैठे हैं, उसे कोई लेना देना नहीं है, बेशरम कहेगी। उसकी सासू माँ बोली। बिमला जी की बात सुनकर मधु बोली, कैसी बात कर रहे हो माँ जी? खाना बनाकर तो गई थी आपके लिए, फिर मेरा क्यों इंतजार कर रहे थे आप? मधु, कहाँ गई थी तुम? अभी तुम्हारी मम्मी का फोन आया था, तुम तो मायके पहुंची ही नहीं, उसके पति रोहन पूछा। अचानक रोहन ने कहा। रोहन की बात सुनकर मधु ने रोहन की तरफ देखा और कहा अपने पति से, मुझे नौकरी मिल गई है, कल से ज्वाइन करनी है। वो अपने पति से कहा, हाँ ये देखो, ये है था औरत का चरित्र। मायके का नाम लेकर पता नहीं कहाँ कहाँ घूमती फिरती है, हमारे घर की इज्जत को उछाल रही है। उसकी सासू माँ बोली। बिमला जी बीच में ही बोली, माँ मैं बात कर रहा हूँ ना, आप क्यों बीच में बोल रही हो? तुम्हें नौकरी की क्या जरूरत है मधु? तुम्हारी सारी जरूरतें तो पूरी कर रहा हूँ, वो बोली। रोहन ने शांतिपूर्वक मधु से पूछा। तब मधु ने कहा, मुझे मेरे मायके का कोई सलम नहीं है, मुझे अपना सलम खुद बनाना है, इसलिए तो मैं नौकरी ज्वाइन कर रही हूँ। मैं इसलिए नौकरी ज्वाइन कर रही हूँ ताकि मैं अपने अंदर इतनी हिम्मत जुटा सकूँ कि मैं आपके सामने खड़े होकर ये कह सकूँ कि आप शराब छोड़ रहे हो या मुझे, वो बोली। उसकी बात सुनकर रोहन सख्ते में आ गया, जबकि बिमला जी अपना माथा पीटते हुए बोली, हाय राम, पति को छोड़ने की बात कर रही है, बेशरम, अपना घर अपने
हाथों से तो रही है। ऐसा नहीं कि पति को सुधारने की कोशिश करे, बल्कि जो है उसे ही बिगाड़ रही है। बस कीजिए माँ जी, बहुत बोल दिया आपने। मैं कोई नशा मुक्त केंद्र नहीं हूँ, एक इंसान हूँ जिसकी अपनी जिंदगी है और मुझे अपनी जिंदगी के बारे में सोचने का पूरा हक है। पर मैं इस रिश्ते को तोड़ने से पहले इस रिश्ते का एक मौका देना चाहती हूँ। बताइए रोहन जी, आप नशा छोड़ेंगे या पत्नी? रोहन काफी देर तक मौन रहा, फिर कुछ सोच समझकर बोला, ठीक है, जब तुम इस रिश्ते को एक मौका देना चाहती हो तो मैं ये मौका लूंगा। कब ज्वाइन कर रहे हो तुम्हारा नशा मुक्त केंद्र? रोहन ने अपनी पत्नी से बोला। उसकी बात सुनकर जहां मधु के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गए, वही बिमला जी बिल्कुल हैरान खड़े रह गई। उसकी आंखों में से आंसू निकल गए। आखिर कोशिश काम बिमला जी नहीं कर पाई, वो मधु ने कर दिया। दूसरे दिन ही रोहन ने नशा मुक्त केंद्र ज्वाइन कर लिया और कुछ ही महीने नशा मुक्त के बाद उसने वाकई परिवर्तन हुआ। उसके शराब पीना छोड़ दिया और आज बिमला जी उसी बेशरम बहू की नजर उतारती नहीं थकती थी। यह कहानी आपको कैसी रही कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। इसी तरह कहानी सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।